नमस्कार, मैं हूं ऋतु। कहते हैं जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा स्कैंडल। देवानंद शख्स एक लेकिन स्टाइल अनेक, और हर स्टाइल के साथ एक अफसाना, एक स्कैंडल। लेकिन रोमांस आइकन पुकारे जाने वाले देवानंद किसी दौर में बड़े ही शर्मीले थे। देवानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखते हैं कि जो लड़कियों ने पहली बार पसंद आई उसको हेलो तक कहने में वो झिझकते रह गए। तो एक लड़की की लिपस्टिक की खुशबू वो कभी नहीं भूल पाए। प्यार के हमसे कुछ बोलिए, हम प्यार के हमसे कुछ बोलिए, जो प्यार के सर से पांव तक देवानंद रोमांस की तस्वीर। लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद खुद लिखते हैं कि उन्होंने लड़कियों का पीछा खुद कभी नहीं किया, बल्कि उनकी चाहने वालियां खुद दीवानी होकर उनका काम करें। ये कहना बड़ा गलत होगा कि बेसाल लड़कियों के पीछे पड़ जाते थे। मैं सर लेडी से माफी चाहूंगा। लेडी देव साहब के पीछे पड़ती। ये दिल न होता बेचारा कहा यह भी जाता है कि देवानंद काला सूट पहनकर निकल पड़ते थे तो लड़कियां होश खा जाती थी, बेहोश हो जाती थी। ये था देवानंद की शख्सियत का रोमांटिक तिलिस्म। न होता बेचारा कदम, न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफल हो। लेकिन अक्सर ऐसा भी हुआ कि खुद देवानंद से मोहब्बत करने वालों ने उनसे दिल जोड़ा, और वक्त बदलने के साथ देवानंद का दिल तोड़ भी गई और बुन गई इश्क नहीं बल्कि स्कैंडल की दास्तान। मसलन जीनत अमान। जीनत अमान बड़े स्टाइल से देव साहब की जिंदगी में आई। हाथ में लाइटर था और आंखों पर काला चश्मा। देव साहब को पर्दे की हीरोइन तो मिल गई। लेकिन फॉरन वर्ल्ड है बाद में सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट को विरोध किया, मुझे सिगरेट दिया, मैंने तो विरोध किया, और जो लाइट की चमक की आंखों में देखा, मैंने तो यही लेकिन जब देव साहब ने जीनत अमान को जिंदगी की हीरोइन बनाना चाहा तो नतीजे में मिला अपना ही टूटा हुआ दिल, शराब में डूबी शामी और कोई काला चश्मा, जिसे जीनत अमान बतौर निशानी देवानंद के पास छोड़ गई। जीनत अमान का एक झटके से देवानंद को छोड़कर चले जाना उनके करीबियों को सदाबहार रोमांटिक देव साहब की जिंदगी के वो दिन याद करा गया जब देवानंद ने सुरैया से इश्क किया। लेकिन देवानंद के मतवारे मन को उस वक्त भी इश्क में टूटे हुए दिल, चर्चाओं और स्कैंडल के सिवाय कुछ नहीं लगा। लेकिन देवानंद को वक्त के गुबार में फिक्र को धुएं की तरह उड़ाना भूल पाता। और फिर अकेले पंछी की दुनिया में एक खूबसूरत ख्वाब की तरह आई कल्पना कार्तिक और सजा गई उनके रूमानी सपनों को।
लेकिन एक दौर ऐसा भी गुजरा है रोमांस के सदाबहार सिंबल माने जाने वाले देवानंद की जिंदगी में, जब वो प्यार के लिए तरसे भी हैं। घर के लिए कोई हमें प्यार। देवानंद के लिए उनके पिता कहा करते थे कि वो लड़कियों से भी ज्यादा शर्मीले हैं और लड़कियां उनकी दीवानी थी। यही कॉम्बिनेशन देवानंद को शायद रोमांटिक बना देता है। झूठा ही सही। अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में लाहौर के अपने गवर्नमेंट कॉलेज की एक लड़की उषा चोपड़ा का जिक्र करते हुए देवानंद लिखते हैं, उषा एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी मां अंग्रेज थी और पिता हिंदुस्तानी। वो मेरे साथ इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी और क्लास में ठीक मेरे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। साड़ी और ऊंची एड़ी की सैंडल में वो बेहद हसीन लगती थी। मैं बुरी तरह उससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन कभी मैं उसके सामने मोहब्बत का इजहार न कर सका। मैं झिझकते हुए सिर्फ उसे हेलो ही कह पाया। अपने शर्मीले मिजाज का जिक्र करते हुए देवानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में आगे कहते हैं, कॉलेज से पहले मेरे पिता ने मेरा एडमिशन लड़कियों के स्कूल में करवाया था। लड़कियां मुझे वहां बहुत परेशान करती थी, खासतौर से सांवले रंग की एक लड़की फ्लोरेंस स्कूल में हमेशा मेरा पीछा करती थी। एक बार म्यूनिसिपल गार्डन में वो मेरे सामने अचानक आई। उसके हाथ में गुलाब था। फिर अचानक उसने मुझे होठों पर किस कर लिया। एक बार फिर मैंने फ्लोरेंस को अपनी तरफ म्यूनिसिपल गार्डन में बढ़ते हुए देखा। मैं बचना चाहता था, मैं भागा, लेकिन मुझे फ्लोरेंस ने पकड़ लिया और मेरे पूरे चेहरे पर किस किया। मुझे उस किस और फ्लोरेंस की लिपस्टिक की खुशबू आज भी याद है। उस खुशबू में गजब का खुमार था। ये महज शुरुआत थी। जिंदगी में आगे हर मोड़ पर मिला एक नया स्कैंडल। देवानंद एक नजर में लड़कियों के दिलों में उतर जाते थे। अपनी पहली फिल्म का पोस्टर वो सड़क के किनारे खड़े देख रहे थे, तभी कुछ लड़कियां उन्हें बेहद गौर से देखती हुई गुजरी। अचानक लड़कियों की निगाह इस पोस्टर पर पड़ी। बस इसके बाद तो वो बहुत दूर तक देवानंद को पलट पलट कर देखती रही। ये थी देवानंद की कशिश। लेकिन ये कशिश जब स्कैंडल बन गई, जब ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक अकेली औरत बेहद अजब तरीके से उनके साथ पेश आई। वक्त बदला और देवानंद बोल्ड होते चले गए। स्मार्ट तो वो थे ही, लिहाजा लड़कियों के निशाने पर भी रहते थे। अब तक कितनी लड़कियों को बिकिनी में उतार चुके हो? जी, चीनी, जापानी, कोरियन, फिलिपिनो, सिंगलीज, इन पूर्वी साउथ ईस्ट एशियन देशों की लड़कियों को खींच के बैग में भर ली। अब चक्कर नहीं तो कोई चटाकेदार भारतीय महिला मिल जाए जो चीनी में उतरने के लिए तैयार हो, तो लंदन वापस पहुंचते अपनी ये असाइनमेंट भी पूरी हो जाएगी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में आगे देवानंद ने अपनी पहली फिल्म हम एक हैं की शूटिंग शुरू होने से पहले की एक हैरत अंगेज दास्तान का जिक्र किया है। मैं पुणे से मुंबई आ रहा था। उस कंपार्टमेंट में सिर्फ मैं और एक महिला थी। उस महिला की उम्र 30-40 के बीच थी। मैं नीचे वाली बर्थ पर था और वो ऊपर वाली बर्थ पर। थोड़ी देर बाद उस महिला ने कहा, तुम ऊपर वाली बर्थ पर मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? मैं एकदम से जम गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उस महिला ने अपना क्लिप मेरी गोद में गिरा दिया। जब मैंने उसका क्लिप लौटाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मुझे ऊपर वाली बर्थ पर खींचने की कोशिश की। मैं भी जानना चाहता था कि आखिर वो क्या चाहती है। मैं कुछ झिझकते हुए उसके साथ ऊपर वाली बर्थ पर चला गया और उसके बाद जो हुआ वो किसी औरत के साथ मेरी जिंदगी का सबसे पहला तजुर्बा था। आज अकेली अपनी पहली फिल्म के साथ ही महिलाओं से देवानंद के अजीबोगरीब रिश्ते बनने का तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया। हम एक हैं की शूटिंग के दौरान ही जिस गेस्ट हाउस में देवानंद रुके थे वहां भी कुछ ऐसी ही घटना उनके साथ गुजरी। रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं, फिल्म हम एक हैं की शूटिंग के दौरान मैं पुणे के एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वहां दूसरे कमरे में मेरे अलावा एक महिला भी रुकी हुई थी जो बेहद खूबसूरत थी।
हम दोनों के अलावा वहां सिर्फ एक कुक था। मैं और वो महिला गेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में खाना खाते थे। इस वजह से हमारी जान पहचान भी हो गई थी। एक शाम जब मैं शूटिंग से वापस लौटा तो कुक ने कहा कि मैडम ने आज अपना और आपका खाना अपने ही कमरे में मंगवा लिया है। कुक ने कहा, मुझे काम है, मैं जा रहा हूं, आप उन्हीं के कमरे में खाना खा लीजिए। इसके बाद जैसे ही मैं उसके कमरे में गया, उसने मुझे गले लगा लिया और फिर हम करीब आते ही चले गए। उस रात के खुमार को मैं कभी न भूल पाया। इसके बाद हम लोगों का मिलने जुलने का सिलसिला चलता रहा। फिर एक शाम मुझे चौंकाते हुए उसने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है और वो अब अपने पति के पास वापस जाना चाहती है। यहाँ वो अपने पति से नाराज होकर रह रही थी। मुझे कुछ गलत करने का पछतावा भी हुआ। फिर वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। रिश्तों का ये स्कैंडल यही नहीं थमा। रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद एक जगह लिखते हैं कि फ्रांस में फिल्म प्रेम पुजारी की शूटिंग लोकेशन तय करने के दौरान उन्हें एक होटल में कमरे कम होने की वजह से हॉलीवुड के मशहूर एक्टर मर्लिन ब्रांडो की खूबसूरत सेक्रेटरी लिंडा के साथ कमरा ही नहीं, बेड भी शेयर करना पड़ा। देवानंद लिखते हैं, लिंडा मेरे बाद उस गेस्ट हाउस में पहुंची थी और वहां कोई कमरा बचा नहीं था। यूरोप में मर्द और औरत इन हालात में एक दूसरे के साथ कमरा शेयर करने से झिझकते नहीं हैं। लिंडा ने मुझसे कहा कि मैं भी फिल्म का लोकेशन देखने यहाँ आई हूँ। फिर वो मेरे साथ कमरे में गई, जहाँ हमने फिल्मों से जुड़ी बहुत सी बातें की। इसके बाद वो भी बेड पर लेट गई और मैंने कमरे की लाइट बुझा दी। फ्रांस के बाद देवानंद ने लोकेशन हंटिंग के लिए स्विट्जरलैंड का रुख किया। वहां एक और दास्तान थी इंतजार में। देवानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, मैं स्विट्जरलैंड के एक बार में जिल से मिला। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी। मेरी उससे दोस्ती हो गई। लोकेशन देखने के दौरान वो मेरे साथ जाने लगी और अनुवादक का काम करने लगी और शाम को वो बार में काम करती थी। लेकिन एक रात उसने मुझे अपने कमरे में आधी रात के बाद बुलाया। वो बेहद हसीन रात थी। बस मैं इतना कह सकता हूं कि जिल के बदन में फूलों सी ताजगी और खुशबू थी। इसके बाद भी हमारी एक दो बार मुलाकात हुई। तो सेक्स में जादू होता है और जवान लड़की में सेक्स होती है और उस वक्त और घड़ी में भी जादू होता है। देवानंद ने वाकई मेहनत से अपनी तकदीर संभाल ली और अपना ही नहीं, अपने साथ बहुतों की जिंदगी को कामयाब बनाया। चाहे वो हेमा मालिनी रही हो, टीना मुनीम हो या फिर तब्बू। आखिर क्या वजह थी कि जीनत अमान के साथ बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक हीरो देवानंद का इश्क स्कैंडल ही बनकर रह गया? अब मुझे उससे नफरत है, सख्त नफरत। किसके लिए देवानंद को छोड़ दिया जीनत अमान ने? मुझे कोई सुंदरता नजर नहीं आती। 2 बार देवानंद की जिंदगी में ऐसा हुआ जब उन्होंने इश्क किया और बदले में मिला सिर्फ स्कैंडल। देवानंद के ऐसे 2 इश्क में से एक थी जीनत अमान। हरे रामा हरे कृष्णा में उस वक्त जीनत ने देवानंद की बहन का रोल किया था, जब वो अपने रोमांटिक इमेज के लिए पहचाने जाते थे। मशहूर हीरोइन मुमताज को भी फिल्म में देव की माशूका बनना मंजूर था, बहन बनना नहीं। ऐसे में एक मॉडर्न लड़की की तलाश खत्म हुई जीनत पर आकर। लेकिन देवानंद की ये खोज आगे चलकर बन गई एक स्कैंडल। कुछ ऐसे ही बेबाक और बिंदास अंदाज में जीनत अमान पहली बार देवानंद के सामने पहुंची थी, या यूं कहें कि देवानंद की जिंदगी में आई थी। अंदाज में ग्लैमर था, लेकिन साथ ही दस्तक थी एक नए स्कैंडल की।
देव साहब अपनी आने वाली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे और इसी ख्याल के साथ वो मुंबई में एक शाम एक पार्टी में गए जहां हाल ही में मिस इंडिया बनी जीनत अमान भी थी। देवानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं, मेरी निगाह जीनत पर पड़ी और मैंने महसूस किया कि जीनत उस पार्टी में बिल्कुल उसी अंदाज में ड्रेसअप होकर आई है जिस अंदाज में मैं हरे रामा हरे कृष्णा में जेनिस को देखना चाहता हूँ। मैं बड़े गौर से जीनत के हाव भाव को परख रहा था, तभी वो खुद ही मेरे पास आ गई। बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ जीनत ने मुझसे हाथ मिलाया और मेरी तरफ सिगरेट का पैकेट बढ़ाया। फिर बड़े ही स्टाइल से लाइटर निकालकर मेरी सिगरेट जलाई। लाइटर की रोशनी में जीनत के चेहरे का ग्लैमर और निखर गया। साथ ही जीनत ने कहा, मैं ही तुम्हारी जेनिस हूं देव। मैंने उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं फेंकते हुए सवाल किया, जीनत क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहती हो? जीनत ने भी सिगरेट का धुआं मेरे चेहरे पर फेंकते हुए कहा, जरूर, अगर रोल स्पेशल है तो। अगले दिन जीनत मेरे स्टूडियो में स्क्रीन टेस्ट के लिए पहुंच गई और बन गई हरे रामा हरे कृष्णा की जेनिस। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। देवानंद जीनत की दी हुई एक निशानी का जिक्र करते हुए रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं कि स्क्रीन टेस्ट के बाद जीनत मेरी कार में थी और हम दोनों उसके घर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में मैंने उसके चश्मे की तारीफ की। जीनत अमान ने फौरन वो चश्मा बतौर तोहफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे बहुत मना करने पर भी कि वो उस पर बेहद सूट कर रहा है और वो चश्मा अपने पास ही रखे, जीनत नहीं मानी और जिद करके मुझे अपना चश्मा दे ही दिया। वो चश्मा मेरे पास बतौर निशानी मेरे कबर्ड में हमेशा मौजूद रहा। टीका माथे पे लगा हो तो ध्यान लगाने से भगवान जल्दी प्रवेश कर जाते हैं मन में। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग नेपाल में हुई। आउटडोर शूटिंग के दौरान देवानंद जीनत अमान की बोल्ड और बेबाक मिजाज से काफी प्रभावित हुए। हरे रामा हरे कृष्णा में जीनत देवानंद की बहन बनी है और इस फिल्म ने जीनत अमान को स्टार बना दिया था। देखिए, स्क्रिप्ट बहन की थी और इंडस्ट्री की कोई लड़की बहन का रोल मेरे साथ में करने जा रही थी। देवानंद चाहते थे कि स्टार बन चुकी जीनत अमान के फिल्मी किरदार को बहन के ढांचे से निकाल रोमांस के सांचे में ढाला जाए और ये भी चाहते थे कि सदाबहार रोमांटिक कशिश रखने वाले देवानंद अपने साथ ही अपनी ही किसी फिल्म में जीनत अमान के साथ रोमांस करें। मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की, दिल से नवारता हूँ जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। लेकिन देवानंद की सोच क्या महज जीनत अमान के करियर को सही राह देने के लिए थी या फिर देवानंद अपने और जीनत अमान के रिश्ते को एक नई मंजिल देना चाह रहे थे या फिर खुल रहे थे दरवाजे एक नए स्कैंडल के। दिल की गहराइयों तक रोमांटिक थे। हीरा पन्ना की शूटिंग के दौरान एक सीन में वो जीनत के साथ रोमांस कर रहे थे, तभी अचानक उनकी टोपी उड़कर गांव की एक बड़ी खूबसूरत सी औरत की गोद में जा गिरी। उस औरत ने भी बड़े ही अंदाज से इस टोपी को देव साहब की तरफ उछाल दिया। देव साहब कोई कम थोड़ी थे, उतने ही स्टाइल से उन्होंने टोपी लपक भी ली। ये सीन का हिस्सा नहीं था। देवानंद तो रोमांटिक मूड में थे, लेकिन रोमांस की आड़ में जीनत बुन रही थी एक स्कैंडल के ताने बाने। खूबसूरत वादियों में हसीन जीनत अमान के साथ रोमांटिक देवानंद, लेकिन इस दिलकश नजारे में धड़क रहा था एक और स्कैंडल और वो स्कैंडल छुपा था जीनत अमान के इरादों में।
पर्दे पर तो पन्ना पन्नी जीनत अमान हीरा यानी देवानंद को पाने की बात कह रही थी, लेकिन उनके निशाने पर था फिल्मी कहानी में छुपाया गया वो अनमोल हीरा जो देवानंद की कार में उनकी आंखें बचा कर रख दिया गया था। फिल्मी पर्दे की यह कहानी हकीकत में भी कुछ इसी अंदाज में चल रही थी। देवानंद तो गिरफ्तार हो रहे थे जीनत अमान के इश्क में, और जीनत कामयाबी का हीरा हासिल करना चाह रही थी देवानंद को सीढ़ी बनाकर अपने फिल्मी करियर में, और तैयार थी किसी भी स्कैंडल के लिए। हीरा पन्ना में देवानंद एक फोटोग्राफर बने हुए हैं और जीनत एक मॉडल। जिस तरह से कहानी में फोटोग्राफर हीरा पन्ना की अदाओं को कैमरे में कैद कर रहा है, कुछ उसी अंदाज में असल जिंदगी में देवानंद जीनत अमान की अदाओं के दीवाने होते जा रहे थे। शायद इसीलिए अगली फिल्म जो उन्होंने जीनत के साथ बनाई वो थी इश्क इश्क इश्क। तुम मेरी कहानी असल जिंदगी की तरह पर्दे के रोमांस में भी दोनों के इश्क में रुकावटें थी। वजह जीनत दिमाग से काम ले रही थी और देवानंद दिल से। हजारों फीट की ऊंचाई पर इश्क 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 शूट हुई। कैमरे में कुछ जगह माउंट एवरेस्ट भी कैद हुआ है। दुनिया की नजरों से बहुत दूर फिल्म की शूटिंग के बहाने देवानंद जीनत से इश्क कर रहे थे। रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं कि शूटिंग के दौरान एक बार मैं और जीनत दोनों बादलों के बीच घिर गए थे। थोड़ी देर बाद न मैं जीनत को देख सकता था और न वो मुझे। मैंने जीनत से पूछा, तुम कहाँ हो? जीनत ने जवाब दिया, बादलों पर तैर रही हूँ। और देव, तुम्हारा क्या हाल है? मैंने जवाब दिया, बादलों पर तैर रहा हूँ। देवानंद को जीनत से इश्क हो गया था, ये बात तो जाहिर थी, लेकिन जीनत के जहन में क्या था ये देवानंद को नहीं मालूम था। देवानंद कहते हैं रोमांस में आंख मिचौली जारी थी। इस बीच जीनत के इश्क में बनी फिल्म इश्क 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 देवानंद की सबसे फ्लॉप फिल्म साबित हुई। देवानंद के करियर के लिए फिल्म इश्क 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 एक झटका थी, लेकिन जीनत के इश्क में देवानंद के दिल को चोट पहुंचना अभी बाकी था। अभी एक और स्कैंडल जो जीनत को देवानंद की जिंदगी से दूर लेकर जाने वाला था। खुद को पैकेज करना जीनत अमान अच्छी तरह जानती थी। देवानंद की जिंदगी में वो जीनत अमान नहीं बल्कि पर्दे का एक किरदार बनकर आई। और जब देवानंद जीनत अमान से अपने इश्क का इजहार करने जा रहे थे तो वो किसी और के पास एक दूसरा किरदार बनकर चली गई और छोड़ गई देवानंद को बिल्कुल तन्हा, इश्क नहीं स्कैंडल की दास्तान के साथ। गोरे हो या काले अपने ही सारे दुनिया में कोई नहीं है। गोरे हो या काले अपने ही सारे दुनिया में कोई नहीं है। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा सिल्वर जुबली मना रही थी और तमाम मीडिया में चर्चा चल रही थी जीनत अमान और देवानंद के इश्क की। देवानंद कहते हैं जितना ज्यादा मेरा नाम जीनत के साथ जोड़ा जाता था उतना ही मुझे अच्छा लगता था। ये चश्मा उतार को ठीक नहीं लगता, चेहरा बिगाड़ देता है। देखो कितना बिगड़ा हुआ है। नहीं बल्कि ज्यादा स्मार्ट लगता है, देखो ज्यादा हसीन नहीं लगता। जीनत अमान के साथ 2-3 फिल्में और करने के बाद देवानंद को ये एहसास होने लगा था कि वो जीनत के बिना नहीं रह सकते। उन्हें जीनत से इश्क हो गया था और एक शाम देवानंद ने फैसला किया कि वो जीनत के सामने अपने इश्क का इजहार कर देंगे। जीनत को उन्होंने फोन किया। देवानंद ने कहा, जीनी क्या आज रात हम डेट पर जा सकते हैं? उधर से जीनत अमान का जवाब था, लेकिन आज तो हमें किसी और पार्टी में जाना है। इसके जवाब में देवानंद ने बस इतना ही कहा कि उस पार्टी में हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर खामोशी से
डेट पर निकल जाएंगे। जवाब में जीनत ने बेहद ठंडे अंदाज में कहा, जैसा आप चाहें। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। देवानंद लिखते हैं कि पार्टी में राज कपूर पूरी तरह शराब के सुरूर में थे और राज ने बेहद गर्मजोशी के साथ जीनत अमान को गले लगाया। जीनत भी उसी गर्मजोशी से राज कपूर से मिली। मैंने सिर्फ सुन रखा था कि जीनत खामोशी से राज कपूर से मिल आई हैं। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लीड रोल के लिए। राज कपूर और जीनत अमान जिस तरह से मिले उससे मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने सुन रखा था वो सच है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जीनत बिल्कुल सत्यम शिवम सुंदरम की रूपा के अंदाज में राज कपूर से मिलने गई थी और जैसे उन्होंने देवानंद से बोला था कि उनकी जेनिस वही है, कुछ उसी अंदाज में राज कपूर से भी जीनत ने उनके कॉटेज पर जाकर कहा था कि आपकी सत्यम शिवम सुंदरम की रूपा मैं हूं। बस फर्क इतना था कि रूपा बनी जेनिस ने मॉडर्न कपड़ों की जगह सफेद साड़ी पहन रखी थी। उस शाम देवानंद को अंदाजा हो गया कि जीनत अमान अब उनकी नहीं रही। जीनत के इस तरह जाने का देवानंद को गहरा सदमा पहुंचा और इस तरह देवानंद की जेनिस राज कपूर की रूपा बनकर देवानंद की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब मुझे अब इस दुनिया में मेरी कुछ नहीं। बहुत बड़ी दुनिया है ये, पन्ना बहुत सुंदर है। मुझे कोई सुंदरता नजर नहीं आती। सुंदरता देश देकर नजर आती है। रोमांस देवानंद के मिजाज में ही था। सबसे ज्यादा अगर देवानंद ने किसी के साथ इश्क किया तो वो थी उनके दौर की सुपरस्टार सुरैया। सुरैया अपनी पसंद ग्रेगरी पेक को ढूंढती थी देवानंद में। एक बार जब सुरैया ग्रेगरी पेक से अकेले में मिली तो देवानंद को यह भी शक हुआ कि वो एक दूसरे के कितने करीब पहुंचे होंगे, लेकिन एक हादसे ने सुरैया को देवानंद के बेहद करीब पहुंचा दिया, कुछ इतना नजदीक कि पनपने लगे स्कैंडल। ये साल था 1948 और मुलाकात हो रही थी फिल्म विद्या के सेट पर बॉलीवुड के सदाबहार रोमांटिक देवानंद की उस दौर की स्टार सुरैया से। और फ्लर्ट करते करते दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे और कब मोहब्बत स्कैंडल बन गई इसका अंदाजा उन्हें इश्क के खुमार में हुआ ही नहीं। मैं बहुत यंग था, वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ी में जाती थी, मैं ट्रेन में जाता था, स्टेशन पे होता था और पैदल चलते चलते उसके दरवाजे में खटखटाता था और जाता था। क्या हम जिंदगी भर यूं हंसते ही रहेंगे? क्यों नहीं चंदू? ये बात होने के बाद शायद तुम्हारे बाबूजी तुम्हें कुछ और बनाना चाहें, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर। मुझे छोड़कर तुम्हारा कुछ नहीं बन सकती। सुरैया इतनी बड़ी स्टार थी कि जब वो सेट पर आती थी तो लगता था जैसे कोई मलिका आ रही हो, क्योंकि सुरैया के साथ कम से कम 4-5 लोग होते थे। उनमें खास होती थी सुरैया की नानी। पहली फिल्म विद्या में ही देवानंद और सुरैया एक दूसरे के दोस्त हो गए। इस फिल्म के एक शॉट में देवानंद को पियानो बजाते हुए सुरैया के लिए गाना था और इस गाने के दौरान सुरैया को देवानंद के बालों का मशहूर पफ छूना था। शॉट से पहले देवानंद ने सुरैया से गुजारिश की थी कि कुछ ऐसे बाल छुएं कि पफ खराब ना हो। सुरैया देवानंद की इस बात पर हंसी और दोनों इसके बाद अच्छे दोस्त बन गए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देव और सुरैया ने एक दूसरे को दोस्ताना नाम भी दे दिया। सुरैया के चेहरे पर नाक जरा बड़ी दिखती थी, इसलिए देवानंद ने उन्हें नोजी पुकारना शुरू कर दिया। तो देव को सुरैया ने पहले तो ग्रेगरी पेक पुकारा क्योंकि सुरैया ग्रेगरी पेक की फैन थी और उन्हें
देवानंद में ग्रेगरी पैक की झलक नजर आती थी, लेकिन बाद में उन्होंने देवानंद को नया नाम स्टीव दिया। बस यूं ही। लेकिन यूं ही शुरू हुई दोस्ती तब मोहब्बत में बदल गई जब फिल्म विद्या के इस गाने किनारे किनारे की शूटिंग के दौरान नाव टूट गई और सुरैया को देवानंद ने डूबने से बचा लिया। देवानंद सुरैया के इश्क में दीवाने हो गए। ये देवानंद का पहला इश्क था और सुरैया भी देवानंद से बहुत प्यार करने लगी। इसके बाद बढ़ने लगी दोनों की मुलाकातें। लेकिन कुछ लोग और कोई एक खास कतई नहीं चाहता था कि देवानंद और सुरैया का इश्क परवान चढ़े और इश्क स्कैंडल में बदल गया। कुछ इस कदर कि फेंक दी सुरैया ने समंदर में देवानंद की दी हुई अंगूठी। देवानंद परेशान थे सुरैया से मुलाकात के लिए। सुरैया के घर फोन किया तो उनकी नानी ने पुलिस की धमकी दे डाली। किसी की मदद से देवानंद बहुत रात गए सुरैया से मिलने गए, लेकिन डर था कि इस मुलाकात के पीछे कोई साजिश ना हो, तो साथ में ले गए एक दोस्त जिसके हाथ में थी एक पिस्टल और रात के सन्नाटे में धड़क रहा था स्कैंडल। देवानंद सुरैया के लिए दीवाने थे तो सुरैया देवानंद के लिए बेचैन। रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद ने जिक्र किया है कि इसके पहले मेरी जिंदगी में बहुत सी औरतें आई, लेकिन वो या तो शादीशुदा थी या उनका कहीं ना कहीं किसी से कोई रिश्ता था, लेकिन सुरैया के साथ कोई बंदिश नहीं थी। तुम्हारा ब्याह एक ऐसे लड़के के साथ होगा जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तो मैं उस लड़के से कह देता हूँ कि विद्या भवन की लड़कियों को प्यार या अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई उम्मीद न रखे। उम्मीद तो रखने को देवानंद बराबर सुरैया के घर कृष्णा महल भी जाने लगे। घंटों दोनों घर के एक कोने में दूसरों की नजरों से दूर वक्त गुजारते थे, मगर सुरैया और देवानंद के रिश्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन थी, मजहब की। नंदू जी फरमाइए। फरमाइए। मैं पूछता हूँ तू यहाँ क्यों आया है? माता जी के दर्शन करने। झूठ, बिल्कुल झूठ। हरीश ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हरीश झूठा है बाबूजी। सुरैया के घर पर मौजूद लोगों ने देवानंद को ये एहसास करवाना शुरू कर दिया कि उनका आना जाना पसंद नहीं किया जाता। फिल्म अफसर के एक सीन में देवानंद को सुरैया की आंखें चूमनी थी। उस वक्त सेट पर मौजूद सुरैया की नानी ने हंगामा खड़ा कर दिया। किसी बहाने से सुरैया की नानी को हटाया गया, तब जाकर शॉट लिया जा सका। सुरैया की मां को तो देवानंद और सुरैया के रिश्ते से कोई एतराज न था, लेकिन नानी इतना खिलाफ थी कि उन्होंने देवानंद के साथ सुरैया को काम करने से ही मना कर दिया। रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं कि इसके बाद बड़ी मुश्किल से सुरैया की मां की मदद से देव सुरैया एक रात 11:30 बजे जिस घर में सुरैया रहती थी उस घर की बिल्डिंग की छत पर मिले। मुलाकात से पहले देवानंद को किसी साजिश का भी खतरा था, इसीलिए देवानंद के दोस्त तारा जो मुंबई पुलिस में काम करते थे पिस्तौल लेकर बिल्डिंग के बाहर सड़क पर खड़े रहे और देवानंद के हाथ में एक टॉर्च थी। कोई खतरा महसूस होने पर देवानंद को वो टॉर्च तारा की तरफ फ्लैश करनी थी। लेकिन जब देवानंद सुरैया से मिले तो सुरैया लगातार रोती ही रही। देवानंद ने शादी की पेशकश की। सुरैया ने जवाब में कहा, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। देवानंद ने इसके बाद अपने दोस्त के जरिए एक बहुत महंगी अंगूठी सुरैया को भिजवाई, जिसे सुरैया ने कबूल किया। लेकिन अपनी नानी के दबाव में सुरैया को देवानंद से तमाम रिश्ता खत्म करना पड़ा और वो अंगूठी जो देवानंद ने उनको दी थी उसे भी सुरैया ने समंदर में फेंक दिया। इसके बाद देवानंद पूरी तरह टूट गए।
देवानंद ही नहीं, सुरैया भी इतना मायूस हुई कि ताउम्र कुंवारी रही और देव सुरैया दोबारा फिर नहीं मिला। अपनी ऑटोबायोग्राफी में देवानंद लिखते हैं कि सुरैया के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोग इश्क में हारने के बाद खुदकुशी क्यों कर लेते हैं, लेकिन डिप्रेशन के इस काले साए को हटाते हुए उनकी जिंदगी में शोक लम्हे लेकर आ गई कल्पना कार्तिक। कल्पना के इश्क में देवानंद ने एक ऐसी कार खरीदी जिसमें लवर्स हॉर्न हुआ करता था, जिसे सुनकर कल्पना ही नहीं तमाम लड़कियां दीवानी हो जाती थी। दिल टूट चुका था, लेकिन जिंदगी की बाजी में इश्क का दांव लगाने से देवानंद अभी भी नहीं चूकना चाहते थे। सुरैया के जाने के बाद देवानंद की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। ऐसे में उनकी जिंदगी में आई कल्पना कार्तिक। ये नाम कल्पना कार्तिक को चेतन आनंद ने दिया था। वैसे कल्पना का असली नाम मोना सिंघा था। फिल्म बाजी शुरू होने से पहले और स्क्रीन टेस्ट के बाद देवानंद ने जो वक्त कल्पना कार्तिक के साथ समंदर के किनारे बिताया उसे देवानंद कभी नहीं भूल पाए। देवानंद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि कल्पना ने मेरे ऊपर समंदर के पानी की छींटे फेंके, मेरे चेहरे पर समंदर के किनारे की रेत मल दी। अपनी इन हरकतों से वो लगातार मुझे जीतती जा रही थी। बाजी की शूटिंग से पहले कल्पना ने देवानंद से मजाक में कह दिया था कि देखना तुम्हारी ये फिल्म बाकी फिल्मों से ज्यादा हिट रहेगी। जब देवानंद ने पूछा क्यों, तो जवाब में कल्पना ने कहा क्योंकि इसमें मैं हूँ। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। याद कीजिएगा। ये लीजिए अपने कपड़े। शुक्रिया। मैं फेर लेती हूँ, आप पहन लीजिए। आप चलिए मैं आता हूँ। फिल्म बाजी जबरदस्त हिट हुई, देवानंद स्टार बन गए। इस तरह जिंदगी की बाजी तो देवानंद जीत गए, लेकिन अपना दिल वो हार चुके थे। कल्पना कार्तिक से उनको मोहब्बत हो गई थी। ले जाऊं तो मैं तुम्हें कहाँ दूंगी? मैं तो तुम्हारे घर में हूँ। कल्पना कार्तिक की मोहब्बत में दीवाने देवानंद ने एक ऐसी कन्वर्टेबल कार खरीदी जिसमें कई आवाजों वाला हॉर्न था और उनमें से एक आवाज लवर्स हॉर्न की भी थी, जिसकी आवाज सुनकर कल्पना ही नहीं दूसरी लड़कियां भी देवानंद की तरफ खींची चली आती थी। इस कार में अक्सर देवानंद और कल्पना घूमते फिरते थे और एक शाम समंदर के किनारे ही दोनों ने फैसला किया हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाने का। और रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बड़े ही ड्रामाई अंदाज में कल्पना और देव टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक ब्रेक में रजिस्ट्रार के यहाँ पहुंचे और शादी कर डाली। अभी बहुत कुछ बाकी था देवानंद की जिंदगी में, कुछ किस्सों की शक्ल में तो कुछ स्कैंडल की सूरत में। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक बड़ा ही अजब इत्तेफाक हुआ देवानंद के साथ। जो टोपी देवानंद ने लगभग 50 साल पहले फिल्म बाजी की कामयाबी के बाद भीड़ में फेंकी थी और जिस महिला ने वो टोपी लपकी थी, उसी महिला की नवासी ने अपनी नानी के लिए देवानंद से लगभग 50 साल बाद ऑटोग्राफ लिया। ऐसे रोमांटिक किस्सों के साथ एक स्कैंडल ऐसा भी है जिसमें छुपा है राज उस औरत का जिसके रिश्ते देवानंद और गुरुदत्त दोनों के साथ थे। एक टूटा हुआ तारा न जाने किसके आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किसके आएगा। रोमांसिंग विद लाइफ में देव साहब खुद लिखते हैं कि उन्होंने जिंदगी में और जिंदगी से खूब रोमांस किया।
वो पहले पर्दे पर हिंदुस्तान की तमाम उन खूबसूरत औरतों के साथ भी खूब इश्क किया जिनके लिए पूरे मुल्क का दिल धड़कता था। आपको किसने कहा कि डर रही थी क्यों लगा दिया? है अभी भी नहीं, सुनो, आप जब तक काम अच्छा करोगे लोग आपको साथ देंगे, तो आपसे प्यार करें। तबीयत में रंगीन तो किसी की सुंदरता देख के आ जाती है। रोमांस देव साहब की जिंदगी की एनर्जी थी। इसकी वजह ये थी कि देव साहब किसी और से इश्क करने से पहले अपने आप से बेइंतहा प्यार करते थे। मौत का ख्याल है जैसे जिंदगी का ख्याल है, न सुख है न दुख है न दीन है न दुनिया। मैं इंसान न भगवान, सिर्फ मैं सिर्फ मैं। रोमांसिंग विद लाइफ में देवानंद लिखते हैं कि गुरुदत्त से उनकी मुलाकात पुणे में हुई थी। दोस्ती भी कुछ यूं हुई कि उन दोनों का कपड़े धोने वाला एक ही था और कभी गुरुदत्त के घर देव साहब की शर्ट पहुंचा देता था तो कभी देव साहब के पास गुरुदत्त की शर्ट आ जाती थी। देवानंद आगे लिखते हैं कि सिलसिला यही नहीं थमा। मैंने और गुरुदत्त ने फिर एक ही लड़की से दोस्ती कर ली जिसकी खबर उस लड़की को नहीं थी और हम एक दूसरे से बराबर ये पूछते रहते थे कि इस लड़की से रिश्ते कितने आगे बढ़े। लेकिन कहा यह जाता है कि देव साहब कभी अपना पहला इश्क भुला ना सके। सुरैया से जुदाई जब भी उनके जहन में आई वो बेचैन हो उठे। इसीलिए शायद जब सुरैया ने 2004 में 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा तो देव साहब उनके जनाजे तक में शरीक नहीं हुए। आखिर क्यों? देवानंद किसी स्कैंडल से नहीं बल्कि इस एहसास के डर से शायद जनाजे में नहीं शामिल हुए कि ये ख्याल कि सुरैया इस दुनिया में नहीं है उनको झकझोर करना रखते या फिर सुरैया को वो बहुत पहले ही अपनी जिंदगी से जुदा कर चुके थे। खुद देव साहब ने 3 दिसंबर 2011 को अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली। लेकिन धड़कते हैं आज भी बहुत से दिल उनके लिए और अब भी धड़क रही हैं उनके दिल में छुपी वो दास्तानें जिनमें रोमांस तो बहुत सारा स्कैंडल भी। गालिब ने शायद देव साहब के लिए ही कहा था, चंद तस्वीरें पुता चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। मौत का ख्याल है जैसे जिंदगी का ख्याल है, न सुख है न दुख है न दीन है न दुनिया। मैं इंसान न भगवान, सिर्फ मैं सिर्फ मैं। देवानंद एक सदाबहार रोमांटिक किरदार जिन्होंने रिश्तों से ही नहीं बल्कि जिंदगी से भी रोमांस किया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाने के अंदाज ने उन्हें अक्सर स्कैंडल में भी उलझा दिया।